Good morning, children. Welcome back in your SST class. Today we will study the sixth chapter of history, that is weavers, crafts, and industries. In this chapter, you will learn how colonial economic policies led to the ruin of traditional handicrafts and industries, about the process of deindustrialization, about the growth of modern industries in India. So in this chapter we will read how the British were responsible for the decline of traditional Indian craft and industries, particularly the cotton textile industry. This was accompanied by a systematic drain of wealth from India to Britain during the British rule. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश जो हैं रेस्पॉन्सिबल हैं ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट के डिक्लाइन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर्टिकुलरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. तो दिस वाज अकम्पनीड बाय ए सिस्टमेटिक ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये इसमें क्या हुआ, सिस्टमेटिकली इंडिया का जो वेल्थ है वो ब्रिटेन में गया. Till the late 18th century, the East India Company of Britain was buying goods in India and selling them in European market at higher prices and was making profit. मतलब लेट 18th सेंचुरी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो क्या करती थी, इंडिया से गुड्स बाय करती थी, खरीदती थी और उनको ले जाके यूरोपियन मार्केट्स में हाई प्राइस पे मतलब उसको बेचती थी और उनको उससे वो अच्छा प्रॉफिट बनाते थे. However, with the growth of industrial production, the British industries began to see colonies like India as big markets for manufactured products. लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को कॉलोनीज़ की ज़रूरत थी जैसे इंडिया, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े मार्केट्स चाहिए थे जहां वो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेच सकें. Henceforth, the raw material began to be exported from India and the finished goods were imported into India. तो इसके बाद क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स थे वो इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगे, यानी इंडिया से बाहर जाने लगे, और जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट होने लगे, यानी इंडिया में आने लगे. ठीक है. दिस लेड टू द इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. इससे क्या हुआ, ये जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो ब्रिटेन में जाने लगी और हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया. नाउ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. So Dadabhai Naoroji was the first to acknowledge that the poverty of the Indians were due to the British exploitation of India's resources and the drain of India's wealth to Britain. दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले कहा था कि जो पॉवर्टी है इंडियंस की वो क्यों है, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन रिसोर्सेज पे, ठीक है, और इंडिया का और जो इंडिया का जो वेल्थ था वो जो ब्रिटेन में चला गया, यही रीज़न है इंडियंस की पॉवर्टी का, इंडियंस की गरीबी का. द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वाज एन इंडिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियल सिचुएशन. ये जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है ये एक इंडिकेशन था नेशनलिस्ट लीडर्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग थी कॉलोनियल सिचुएशन, मतलब कॉलोनी की सिचुएशन कैसी थी, यानी इंडिया के उस टाइम सिचुएशन कैसी थी. थ्रू द ड्रेन थ्योरी द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज्ड. ड्रेन थ्योरी के द्वारा मीन्स जो इंडिया का जो वेल्थ था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटेन में चली जा रही थी. ठीक है. इससे ब्रिटिश रूल की जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था, ब्रिटिश रूल का जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था वो एक्सपोज हो गया, सबके सामने एक्सपोज हो गया. देयर वर सेवरल अदर वेज बाय विच इंडिया वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज. और भी बहुत सारे तरीके थे जिसके जरिए इंडिया अपने ही वेल्थ से, अपने ही धन संपत्ति से वंचित हो गया और बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज से भी वंचित हो गया. फर्स्ट है इम्पोजिंग ऑफ होम चार्जेस. होम चार्जेस इम्पोज करते थे. इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल. जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल था उस पर भी वो इंटरेस्ट और प्रॉफिट लेते थे. फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्जेस. फॉरेन बैंकिंग कोई कर रहा है, किसी का इंश्योरेंस है या शिपिंग का भी चार्ज लेते थे वो, मीन्स मनी पेड टू शिपिंग कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स.
और नेक्स्ट है फॉरेन कंपनीज डिड नॉट ओनली ड्रेन इंडियन रिसोर्सेज ऑल्सो स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। जो फॉरेन कंपनीज थी वो सिर्फ इंडिया का जो रिसोर्सेज था उसका ही ड्रेन नहीं कर रही थी, बल्कि दे स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस ऑल्सो। नाउ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। Two simultaneous developments took place during the industrial revolutions. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम दो simultaneous developments हुए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप। मतलब उस टाइम कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थे? ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। और बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी इंडिया को इंक्लूड करते हुए उनमें क्या हो रहा था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। The process of disruption of traditional Indian craft and decline in national income has been referred to as deindustrialization of the Indian economy. ये जो प्रोसेस था डिसरप्शन का ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट का, और जो डिक्लाइन था नेशनल इनकम का, उसी को हम क्या कहते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नाउ इंडियन क्राफ्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेथड वेर प्रोड्यूस्ड इन टू वेज। जो इंडियन क्राफ्ट था ये मतलब मॉडर्न मेथड्स के इंट्रोडक्शन के पहले दो तरीके से इनको प्रोड्यूस किया जाता था। फर्स्ट है द विलेज आर्टिशंस सच एज वीवर्स, द विलेज आर्टिशंस सच एज वीवर्स ऑफ कोर्स क्लोथ। जो विलेज आर्टिशंस थे, जैसे वीवर्स हो गए जो कपड़ा बुनते हैं, मोटे कपड़े बुनते हैं, कारपेंटर्स हो गए जो लकड़ियों का काम करते हैं, और स्मिथ्स प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये क्या करते थे? आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करते थे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट द स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन इन टाउन प्रोड्यूस्ड यूटिलिटी एंड लग्जरी गुड्स। जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन थे टाउन के, वो क्या करते थे? वो यूटिलिटी और लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल was one such specialized craft which was carried out in Dhaka, Banaras, Krishnanagar, Lucknow, Agra, Multan, Surat, Ahmedabad and मदुराई। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल था, ये एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट था जो कि इन सारे शहरों में कैरिड आउट किया जाता था। द चीफ लग्जरी आइटम्स वेयर कैलिको। जो चीफ लग्जरी आइटम था वो क्या था? कैलिको था और मुस्लिन। कैलिको क्या होता है? ये छपा हुआ जो मोटा मोटा कपड़ा होता है, और मुस्लिन क्या होता है? ये मलमल। सो टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऑफ वूल एंड सिल्क मेटल्स, वर्क्स ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वेयर इक्वली फेमस। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स था, जैसे वूल है, सिल्क है, मेटल वर्क्स, जैसे मेटल वर्क्स ऑफ आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड और सिल्वर, ये सारे इक्वली फेमस थे। नाउ ट्रेडिशनल एक्नॉलेज ऑफ मेटलर्जी इन इंडिया। ये मेटलर्जी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस। ओके, सो India had a long tradition of obtaining metal from rocks and soil by process of smelting. इंडिया का लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है, वो रॉक्स से और सॉयल से मेटल्स को ऑब्टेन करते थे। किस प्रोसेस से? स्मेल्टिंग प्रोसेस से। ये कैसे होता था? इट वॉज डन बाय हीटिंग रॉक एंड सॉयल कंटेनिंग ओर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रॉक या सॉयल जिसमें मेटल्स हैं उनको हीट करते थे। द एक्सट्रैक्टेड मेटल वॉज देन यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स। और जो मेटल वो एक्सट्रैक्ट किए हैं उसको वो नए नए यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स या वेपन्स बनाने में यूज़ करते थे। इंडिया वॉज ए पॉपुलर मेटल, आयरन वॉज ए पॉपुलर मेटल विच द स्मेल्टर्स वर्कड। उस टाइम का आयरन क्या था? एक पॉपुलर मेटल था। इंडियन क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस्ड ए वेरी यूनिक वेराइटी ऑफ स्टील कॉल्ड वुड्ज फॉर सेंचुरीज। जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो एक यूनिक वेराइटी का स्टील प्रोड्यूस करते थे सेंचुरीज से,
जिसको वुड कहते हैं। वुड स्टील ए वेरी स्ट्रॉन्ग वैरायटी वॉज बेसिकली आयरन कार्बनाइज्ड विद ड्राइड वुड एंड ग्रीन लीव्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो ये जो वुड था ये एक तरह का स्टील था, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वैरायटी का था और ये आयरन कार्बनाइज्ड था। और इसको आयरन कार्बनाइज्ड कैसे करते थे? वो ड्राइड वुड और ग्रीन लीव्स के द्वारा अंडर कंट्रोल कंडीशंस। अब ये कार्बनाइज्ड क्या होता है? हीटिंग ऑफ आयरन स्टील इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू हार्डन इट। उसको हार्ड करने के लिए, आयरन स्टील को हार्ड करने के लिए कार्बन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं। सो इट वाज नोन एज उक्कू इन कनाडा। उसको उक्कू कनाडा में बोलते थे और उरुक्कू तमिल और मलयालम में कहते थे। और ब्रिटिशर्स ने इसको एक अंग्रेजीकरण किया था इस शब्द का, उसको अंग्रेजीकरण करके उसको वुड कहा था, ठीक है। देयर इज़ द मेंशन ऑफ एंसेंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्टील इन ए रोमन हिस्टोरियन क्विंट्स कुर्टियस, ओके, अकाउंट ऑफ हिस्ट्री एलेंड्री मैग्नी। तो इसमें इनका मेंशन किया है। ये जो क्विंट्स कुर्टियस हैं ये एक एंशिएंट रोमन हिस्टोरियन थे। तो इन्होंने मेंशन किया है कि अपनी बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया कि जो पोरस थे ये तक्षशिला के रूलर थे। इन्होंने 2.5 टन वुड स्टील दिया था। किसको दिया था? अलेक्जेंडर को दिया था, जो कि मैकेडोन के थे। लेटर इट वाज एक्सपोर्टेड टू, और बाद में उसको कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया गया? पर्सिया में और अरब रीजन्स में एक्सपोर्ट किया गया। किसको? उस स्टील को। द फेमस डोमेस्कस शॉर्ड, जो फेमस डोमेस्कस शॉर्ड तलवार थी वो इसी स्टील से बनी थी। द वैरायटी रिमेन्ड इन यूज थ्रू आउट द मुगल रूल फॉर मेकिंग आर्म्स। तो ये जो वैरायटी थी किसकी? स्टील की, ये यूज़ में रही पूरे मुगल रूल में। आर्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था इसको। तो फ्रेंचिस ब्यूखेनन, जो फ्रेंचिस ब्यूखेनन थे वो अपने अकाउंट में साउथ इंडिया, वो इन हिज अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया and many other European travelers of the 18th century have mentioned in their account regarding the possibility of Europe borrowing the technology of steel making from India at the dawn of the industrial revolution। तो ये जो फ्रांसिस ब्यूखेनन हैं इन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है कि साउथ इंडिया से बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो आए 18th सेंचुरी में। और उन्होंने अपनी बुक में क्या मेंशन किया है? ये जो यूरोपियंस थे उन्होंने स्टील मेकिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, कैसे स्टील बनता है इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया से ले जाके अपने कंट्री में ले गए थे। इस टेक्नोलॉजी को कब ले गए थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआत में ही ले गए थे। With traditional iron smelting communities of Bihar, Central and South India and their unique production of tough and sharp iron and steel, India remained their major exporter till the 18th century। जो ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टिंग कम्युनिटीज़ थी, आयरन को स्मेल्ट करने की जो कम्युनिटीज़ थी बिहार की, सेंट्रल और साउथ इंडिया की, और उनके जो यूनिक प्रोड्यूसर थे टफ़ और शार्प आयरन एंड स्टील के, तो इंडिया जो है इसका जो मेजर एक्सपोर्टर रहा, कब तक रहा? 18th सेंचुरी तक रहा। ड्यू टू ब्रिटिश इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील फ्रॉम इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स के आयरन एंड स्टील के इंपोर्ट की वजह से, इंग्लैंड से, इनकी वजह से मिड 19th सेंचुरी में द इंडियन स्टील इंडस्ट्री क्रम्बल्ड। तो पहले तो इंडिया मेजर एक्सपोर्टर रहा आयरन स्टील का, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आयरन स्टील को इंपोर्ट करने लग गए इंग्लैंड से मिड 19th सेंचुरी में, तो इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या हो गई? इट क्रम्बल्ड, मतलब ये टुकड़े टुकड़े हो गई, ये रद्द हो गई। द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज़ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्टील इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या थी? ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अगर इंडिया
अपना आयरन एंड स्टील वर्ल्ड मार्केट में ले आता था तो उस पर हैवी ड्यूटीज़, ये ड्यूटी से क्या मतलब है, ड्यूटी से क्या मतलब है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज करते थे इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इंडियन चीज़ों पे, मतलब इंडिया के आयरन स्टील, इंडिया जब आयरन स्टील वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो उस पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज करते थे। यहाँ ड्यूटीज़ का मतलब है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी वो टैक्स होता है जब किसी आइटम के इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। तो यहाँ ड्यूटीज़ का मतलब वही है। तो जब इंडिया अपना आयरन स्टील जो है वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करता था तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने के नाते इंडिया को, ब्रिटिशर्स को हैवी कस्टम्स ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था एंड सिमिल्टेनियसली रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश स्टील टू द मिनिमम। और ब्रिटिशर्स अपना स्टील या कोई भी चीज़ इंडिया में लाते थे तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी वो बहुत कम, मिनिमम लगाते थे। सो ट्रेड विथ यूरोप इन द 18th century, trade with the European nations in the 17th century was heavily balanced in favor of India due to the export of large quantities of fine cotton and silk fabrics। तो जो ट्रेड था इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन नेशंस से 17th century में, ये काफ़ी हद तक बैलेंस्ड था। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत सारा कॉटन एक्सपोर्ट करता था, सिल्क फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस, इंडिगो यानी नील, आप जान ही रहे हैं, शुगर है, ड्रग्स है, कीमती पत्थर थे और बहुत सारे वर्क्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। इन एक्सचेंज इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके बदले इंडिया को क्या मिलता था, बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर मिलता था। हाउएवर द मिड 18th century witnessed the emergence of British as the base of expansion after the East India Company got the दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। लेकिन मिड 18th century के टाइम इंडिया क्या, मिड 18th century के टाइम विटनेस द इमरजेंस ऑफ बंगाल, जो बंगाल था उसको इन्होंने बेस बना लिया था अपने एक्सपांसन का, मतलब इंडिया में अपने टेरिटोरियल एक्सपांसन का बेस बना लिया था बंगाल को। किसने? ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी राइट्स मिल गई थी उसके बाद बंगाल क्या बन गया था, ब्रिटिश के एक्सपांसन का एक बेस बन गया था। The profits from duty-free inland trade and the surplus from Diwani revenues were now used by the company to finance its investments in India। जो प्रॉफिट उनको मिलता था, जो भी उनका सामान हमारे कंट्री में आता था उस पर तो ड्यूटी फ्री रहता था, मतलब कस्टम्स ड्यूटी उस पर कुछ नहीं लगती थी, तो उनको फ़ायदा होता था ना, उनका सामान जो इंडिया में आ रहा है उस पर कोई कस्टम्स ड्यूटी टैक्स नहीं लग रहा है, उनको बहुत प्रॉफिट होता था इनलैंड ट्रेड से। और जो बंगाल जहाँ की सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है, वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ की जो दीवानी उनको मिल गई थी, वहाँ की दीवानी मिलने की वजह से वहाँ का जो रेवेन्यू था, वहाँ का जो टैक्स था उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता था, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको फाइनेंस करने में उसको यूज़ करते थे। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स were forced to supply their produce to the company at low prices arbitrarily fixed by their officials। तो जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, जैसे इंडियंस फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आपको इंडिगो ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कॉटन ही प्रोड्यूस करना है, तो बाय फोर्स इंडियन से वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करवाते थे। उनको राइस और व्हीट की जगह पे वो इनके वही चीज़ें मतलब प्रोड्यूस करते थे जिसकी इन्हें ज़रूरत होती थी रॉ मटेरियल के लिए। तो ये क्या करते थे, उनको कंपनी बहुत ही कम प्राइस में ख़रीदती थी हमारे फार्मर्स से। आर्बिट्री मतलब मनमाना दाम, जो उनके मर्जी का जो दाम जो ऑफिशियल्स फिक्स करते थे कंपनी के, उसी दाम पे वो हमारे सामान को, हमारे रॉ मटेरियल को लेते थे। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे। एंड स्टार्टेड रिमिटिंग देयर मनी टू यूरोप मेनली थ्रू फॉरेन कंपनीज, और वो क्या करना शुरू कर दिए, अपने पैसे को भेजना शुरू कर दिए। कहाँ? यूरोप में भेजना शुरू कर दिए। किसके ज़रिए? फॉरेन कंपनीज़ के ज़रिए। एंड
क्लैंडस्टाइन इंग्लिश ट्रेड और अपने इंग्लिश ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि एक सीक्रेट था, सीक्रेटली किया जा रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।